गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम स्टार्ट कर रहे हैं। एंजाइम्स विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवित कोशिकाओं में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनको हम जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे पाचन क्रिया के अंतर्गत जैसे प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। वैसे ही बहुत सारे रासायनिक तत्व होते हैं जो इस पाचन क्रिया के अंदर काम करते हैं। उन सब को भी एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे मध्यस्थ रहने वाले रासायनिक पदार्थ आवश्यक होते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही सक्रिय प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा ही किसी भी जैव रासायनिक क्रिया को संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त रहती है। तो सजीव क्रियाओं में जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए अति सक्रिय कार्बन पदार्थों की जिस अल्प मात्रा की उपस्थिति आवश्यक होती है उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जैव उत्प्रेरक एंजाइम या प्रकीर्णक कहलाते हैं। किण्वन की प्रक्रिया, जिसे हम संगलन की प्रक्रिया कहते हैं, सगलन की प्रक्रिया कहते हैं, उसके लिए आवश्यक जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम प्रकीर्णक कहते हैं या एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं। वैसे तो दो क्रियाकारकों के बीच में यदि एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होनी ही है तो वो अपने निश्चित वेग में संपन्न होगी, परंतु कुछ रासायनिक क्रियाओं का जल्दी या फिर देर से होना हमारे लिए या सजीवों की कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने के लिए एंजाइम्स वहाँ पर अपना एक योगदान देते हैं। सजीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम उपापचय कहते हैं। ये क्रियाएं दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है उपचय, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए, संपन्न करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी, ऊष्मा के रूप में, तापमान के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, तो वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सभी रासायनिक क्रियाएं जिनके संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें हम उपचय क्रियाएं कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं और जिन जैव रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने के साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है, किसी भी जैव रासायनिक क्रिया के अगर संपन्न होने पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे हम अपचय क्रिया कहते हैं। तो सजीवों के अंदर होने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो दो तरीके की होती हैं, उपचय तथा अपचय, और इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से सजीव कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रियाओं को हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। और एंजाइम इन अभिक्रियाओं में क्या भूमिका निभाते हैं? इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जो जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यदि सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया बहुत देरी से प्रारंभ होगी। उपचय की क्रियाएं जो हैं वो कम प्रभावित रहती हैं, बहुत देर होती है उनके संपन्न होने में। तो एंजाइम जो है वो उनकी ऊर्जा की डिमांड को कम कर देते हैं, उनकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं और अभिकारकों को बहुत जल्दी सक्रिय होने में मदद करते हैं। तो जिसके कारण अभिक्रियाओं का वेग जो है वो बढ़ जाता है। और एंजाइम की सर्वमान्य परिभाषा जो है
वो ये है कि प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो इसी परिभाषा से हमें ये ज्ञात होता है कि प्रोटीन प्रकृति होती है और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें ही हम एंजाइम कह सकते हैं। जैव उत्प्रेरक क्या हो सकते हैं? जो कि जीवों के अंदर होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करें, उत्प्रेरित करें, उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं और इन्हीं पदार्थों को हम एंजाइम कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकी प्रकृति प्रोटीन भी होती है, ये हमें इस परिभाषा से पता चला। तो प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये है एंजाइम की सर्वमान्य परिभाषा है। सभी परिभाषाओं को, सभी अवधारणाओं को सम्मिलित करके उनको शब्दबद्ध किया गया, तभी यह परिभाषा निकल हमारे सामने आई है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम्स क्या हैं, तो आप इसकी कोई भी अवधारणा दे सकते हैं, परंतु अगर कोई ये पूछे कि एंजाइम की परिभाषा बताइए, तो आपको ये परिभाषा शब्द से शब्द जोड़ते हुए ऐसे ही बतानी होगी। अब हम देखते हैं कि एंजाइम की खोज, इसकी पहचान, इसका नामकरण, इसके बारे में जितने भी सत्यापन किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उनका पुष्टिकरण, ये सब कैसे हुआ। तो इसको एक विस्तृत अध्ययन के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं तो इसे हम एंजाइम का इतिहास कह सकते हैं। एंजाइम की किसी तत्व के रूप में सबसे पहले पहचान जो है वो 1835 में बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने की। तो एंजाइम की पहचान का श्रेय बर्जीलियस को ही दिया जाता है। परंतु एडवर्ड बुकनर ने अपने एक प्रयोग के थ्रू यीस्ट कोशिकाओं में एंजाइम की खोज की थी। तो एंजाइम की खोज सबसे पहले एडवर्ड बुकनर ने की थी यीस्ट कोशिकाओं में, परंतु एंजाइम की पहचान 1835 में बर्जीलियस ने ही कर दी थी। और एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो विली कुहने ने 1878 में किया था। उससे पहले एंजाइम को सिर्फ रासायनिक पदार्थ ही कहते थे या फिर कारक कह दिया जाता था, परंतु एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग विली कुहने ने किया था 1878 में। जे.बी. सुमनर ने यूरिएज एंजाइम का अशुद्ध क्रिस्टलीकरण किया था। जे.बी. सुमनर ने 1926 में यूरिएज नामक एंजाइम का क्रिस्टलीकरण करके इसके क्रिस्टल प्राप्त किए थे। उसके बाद 1930 में सुमनर ने नॉर्थरॉप नामक साइंटिस्ट के साथ मिलकर के इसकी प्रोटीन प्रकृति पर रिसर्च करना प्रारंभ किया और 1947 को एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति बताने और उसके लिए किए गए सारे के सारे प्रयोगों को पुष्टिकृत करते हुए नोबेल पुरस्कार दिया गया सुमनर, नॉर्थरॉप व स्टेनले नामक साइंटिस्ट को। इन तीनों साइंटिस्ट को 1947 का साइंस फैक्टर का नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने एंजाइम की प्रकृति के बारे में अपनी रिसर्च की जो पूर्णतः मान्य थी, और इन्होंने बताया कि एंजाइम की प्रकृति जो है वो प्रोटीन प्रकार की होती है। परंतु अल्टमान तथा सेक नामक दो साइंटिस्ट ने अप्रोटीन प्रकार के एंजाइम की खोज की, जिस आरएनए की खोज की। आरएनए के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो अप्रोटीन प्रकार का होता है। आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है, ना कि प्रोटीन, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो है राइबोजाइम, और राइबोजाइम को हम अप्रोटीनी एंजाइम कहते हैं।
तो प्रोटीन प्रकृति के एंजाइम तो बाकी सब हैं, लेकिन अल्टमान तथा सेक ने एप्रोटीन प्रकृति के एंजाइम की भी खोज की, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं, और ये आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो ये था एंजाइम का इतिहास। इसको आप पूरे अच्छे ध्यान से याद करेंगे। एंजाइम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये टॉपिक थोड़े से छोटे करके पढ़ रहे हैं, ताकि आप हर एक लाइन टू लाइन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकें। आप एक भी लाइन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वायरी, हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।